सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। और मैं ये वीडियो ऑस्ट्रिया से बना रहा हूँ और बहुत सारे मैंने जो भी अभी मेंबरशिप का स्टार्ट करा था मैंने चैनल पे, बहुत 3-4 लोग हैं उन्होंने ज्वाइन करा था। उनमें से बहुत सारे लोगों ने भी रिक्वेस्ट भेजी थी या फिर मैसेज भी किए थे कि उनको ये जानना है कि कितना कॉस्ट आता है जब हम लोग हाउस बिल्डिंग का, जो पूरा खर्चा क्या है हाउस बिल्डिंग का, और कितने पैसे लगते हैं जर्मनी पहुंचने तक या फर्स्ट मंथ पूरा सर्वाइव करने तक, आपको कितना अमाउंट लगता है। तो आज मैं टोटल आपको सब चीज़ें जो मैंने खर्च करी है और जो भी मेरा खर्चा हुआ है अभी तक का, मैंने आई थिंक एक वीडियो बनाया था उसके बारे में, लेकिन अभी कैसे बहुत सारे लोग नए जुड़ गए चैनल पे तो सबको जानना है। और बहुत अगर पीछे जाके कोई इतना वीडियोस नहीं देखते तो इसलिए मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। ये थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं अब सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आपको कितना खर्चा आता है हर चीज़ पे। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितने आपको अमाउंट लगेगी हाउस बिल्डिंग के लिए, है ना। तो आप प्रिपेयर हो सकते हो उतनी अमाउंट के साथ, या फिर आपके जो भी डिसीजंस है वो आप ले सकते हो, क्योंकि फाइनेंस एक बार सेफ हो जाता है ना तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जब मैंने सोचा कि मुझे हाउस बिल्डिंग करनी है तब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक बार में सब फील करके जो भी अमाउंट है वो और फिर जर्मनी चलाऊँ। क्योंकि मैंने हाउस बिल्डिंग करने का डिसीजन ही इसीलिए लिया था क्योंकि मेरे पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं थे। मुझे तो करना मास्टर्स था तो, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने वो डिसीजन थोड़ा बैक ले लिया और फिर मैंने हाउस बिल्डिंग का सोचा। अब ये है कि मुझे हाउस बिल्डिंग के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कोर्स होता है या कुछ होता है। मैं बस यही सोच रहा था कि हाउस ये कोर्स है, इसमें आप स्टडी करते हो और वर्क करते हो, यही चीज़ चलती है। लेकिन हाउस बिल्डिंग इसका नाम है और फिर जर्मनी में बहुत फेमस है, तो ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली। लेकिन मैं जो प्रिपेयर था ये सिर्फ था कि मुझे था कि आपको विदाउट लैंग्वेज मिल जाएगा और फिर उतना ही जाने आने का खर्चा होगा, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाकी की चीज़ें भी बहुत इंक्लूड हुई। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्ट करने का सोचा और फिर मैंने देखा कि गोएथे इंस्टीट्यूट की फ़ीस क्या है या फिर प्राइवेट क्लासेस की फ़ीस क्या है। तो अभी ऐसे 2 साल पहले की बात है ये, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई है, बहुत ही अमाउंट बढ़ गया होगा। तो आप वो देख सकते हो, राउंड फिगर देख सकते हो। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। तो A1 का कैसे किया था मैंने A1 की फ़ीस देखी, बहुत फ़ीस थी, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें रख दी और मैंने ये सोचा कि मैं खुद से ट्राई करता हूँ जर्मन लैंग्वेज सीखने की। तो आप भी कर सकते हो, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप A1 अब खुद से अब यूट्यूब पे सीख जाओगे ना, तो आप मैंने जैसे कि 15,000 सेव कर लिए थे उसमें, तो मैंने 15,000 मेरे स्टार्टिंग में ही बच गए। क्योंकि प्राइवेट क्लासेस की जो फ़ीस है एक लेवल की, आप अगर आपको A1 करना है तो वो 15,000 है। अभी बढ़ गई होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे तो 15,000 ही थी। अभी तो 15,000 फीस मैंने वो बचा ली क्योंकि मैंने 30 दिन में यूट्यूब से A1 लर्न कर लिया। बेसिक जो भी था, रोज़ मैं 2 या 3 घंटे पढ़ता था और फिर वैसे मेरा बेसिक क्लियर हो गया था। उतना टाइम आपको भी देना होगा तभी आपको है ना, तो आपको उतने पैसे अगर आपको सेव करने हैं तो मेरा 1 महीने के अंदर मेरा हो गया। मेरा एक दोस्त भी था, मैं उसके साथ प्रैक्टिस करता था, तो ऐसी चीज़ें है ना हो गई, तो मैं बोर नहीं हुआ A1 में स्टार्टिंग में। तो ये चीज़ें हो गई और फिर बाद में जब मैं A2 में गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को क्लास ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि A2 में कैसा होता है, बहुत सारा डिटेल ग्रामर होता है, या फिर जब आप एग्ज़ाम लिखते हो तब आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प होती है और छोटी छोटी चीज़ें होती है। और एक लेवल पे आपको कोई टीचर होना चाहिए कि जो आपको करेक्ट कर सके, जो आपने लिखा है वो जो भी वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से समझा पाए। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं A2 का क्लास करता हूँ। तो उसके लिए मुझे लगे 15,000 फीस लगी थी। मैंने प्राइवेट क्लास ही ज्वाइन करा था, गोएथे इंस्टीट्यूट से नहीं करा था। प्राइवेट क्लास ऑनलाइन, इसमें डिफरेंस समझो। प्राइवेट क्लास एक कोई टीचर है, मैं कोविड के टाइम पे सीख रहा था इसलिए मैं वहाँ जाके नहीं सीख पा रहा था, तो मैंने ऑनलाइन वो हमको पढ़ाते थे, तो ऐसा था वो। तो उसके लिए 15,000 मुझे लगे थे, उसमें भी मेरे को 2 महीने लग गए। A2 में ही मुझे 2 महीने लग गए थे।
तो वो टाइम हो गया 15,000 हो गया। वो स्टार्टिंग का मेरा जो था 15,000 का खर्चा था A2 का। फिर मैं B1 में गया, तो B1 में भी फिर क्लास वही कंटिन्यू करा था मैंने, तो उसमें भी मुझे 15,000 और लगे, मतलब टोटल हो गया अभी 30,000 हो गए। तो अभी 30,000 तक B1 तक मैं सिर्फ पढ़ा, जब तक मैं मेरे मेरे जो क्लासेस की फ़ीस है वही लग गई B1 तक। अभी आई एग्ज़ाम की बारी, मतलब B1 में कैसा था, इतना आपको A2 का ही ग्रामर यूज़ करना होता, तो B1 में मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट में कि मैं खुद से भी कर लेता, लेकिन कैसा है आपको बहुत प्रैक्टिस लगती है और फिर करेक्शंस भी आते हैं, तो सही है कि आप B1 में क्लास कर लो। तो ऐसा अगर आप स्टेप फॉलो करते हो तो आपको 30,000 में आपको 3 लेवल आप पढ़ सकते हो, मतलब बेसिक आपको नॉलेज आ जाएगा। अभी आती है एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तो गोएथे इंस्टीट्यूट का एक कोर्स होता है प्रिपरेशन का, वो आप ले सकते हो, 5-6 हज़ार का होता है। अगर आपको नहीं लेना है, जैसे कि मैंने नहीं लिया था, मैंने खुद से प्रिपरेशन करा था, जैसे कि 15 पेपर्स का एक सेट आता है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। वो इंटरनेट पे आप डालोगे कि जर्मन क्वेश्चन पेपर्स फॉर द B1 और समथिंग, तो आपको वो 15 पेपर सेट आपको मिल जाएगा। अगर मुझे मिला तो मैं लिंक डाल दूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसा था। तो फिर मैंने जब 1 महीना प्रिपरेशन करके जब एग्ज़ाम देने का सोचा, तो फिर उसका कैसा होता है, जो सीट्स होती है ना वो बहुत लिमिटेड होती है। जैसे कि 30 लोगों की सीट होती है, 1 महीने में सिर्फ 30 लोग ही एक सेंटर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत आपको कॉन्सेंट्रेट होके फोकस होके वो बुक करना होता है। जैसे कि 9 बजे खुल रहे हैं ना, तो आपको 9 बजे ही बुक करना है वो। तो लकीली मुझे मिल गया। तो फिर जो फीस पे करनी होती है आपको गोएथे इंस्टीट्यूट को, तो मैंने करी थी 11,500 रुपीज़। तो 11,500 रुपीज़ वो लग गए। सो टोटल वो अभी हो गए 40,500 रुपीज़। तो अभी तक का मतलब एग्ज़ाम होने तक का, जैसे कि एग्ज़ाम हो गया है, मतलब ऐसे समझो कि मैं पास हो गया हूँ अभी, और 41,500 हो गए। तो ये अभी तक का खर्चा मेरा उतना हुआ है, मतलब B1 पास होने तक का। अब बारी आई सब प्रिपरेशन करने की, डॉक्यूमेंट्स वो चिप्स सब चीज़ें करने की। अभी कैसा था कि मैं जब B1 पास हो गया, जब मैंने अप्लाई करा, तो फर्स्ट मंथ है ना मेरा पूरा ऐसा वेस्ट चला गया B1 पास होने के बाद भी, सर्टिफिकेट आने के बाद भी, क्योंकि मैंने गलत तरीके से अप्लाई किया और मुझे आया रिजेक्शन। तो मैंने फर्स्ट ही रिजेक्शन आया, इसलिए मेरा सर्टिफिकेट होने के बावजूद मेरा 1 महीना पूरा वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन गलत था। मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स करी थी, मैंने गलत पोजीशन पे अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मेरे से वो मतलब जब हम लोग भेजते हैं ना CV वगैरह, उसमें गलत मैंने भेज दिया था सब उनको, जो भी वो लोग हायर कर रहे थे उनको। तो वो सब चीज़ें हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया था वो, इसलिए मेरा वो 1 मंथ पूरा वेस्ट हो गया। अभी चीज़ आती है कि जब मैंने सोचा, मतलब उन लोगों को बताया कि मेरे को हाउस बिल्डिंग ही करना है और उसके लिए ही मुझे अप्लाई करना है, तब जब मेरा मतलब उसमें भी फिर 1 मंथ और लग गया, और फिर वो 2 महीना ऐसे ही चले गए। और फिर जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट आया एम्प्लॉयर की तरफ से, तब मेरे को जो मतलब जिस फ्रेंड के थ्रू मैंने करा था वो हाउस बिल्डिंग, उसको जो अमाउंट है वो अलग था, मतलब उसको मैंने जो कमीशन दिया था उसको वो अलग था, क्योंकि वो कांटेक्ट मतलब बेसिक कांटेक्ट होता है वो, जैसे कि आपके फ्रेंड के पास जैसे कांटेक्ट होता है वैसे कांटेक्ट होते हैं वो, तो वो फीस वो अलग होती है। तो इन द सेंस कि अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो और खुद से अप्लाई करते हो, तो इसमें डिफरेंस ये कि मतलब आप खुद से अप्लाई करो तो वो आपको कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कमीशन मतलब एजेंट को दे रहे हो तो एजेंट की फीस जितनी भी है उतनी भी है ना। तो अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1 लाख लगेंगे, जैसे कि उसमें अभी मैं आगे चीज़ें इंक्लूड करूँगा। कि मेरा तो अलग चीज़ था कि मेरा कांटेक्ट था, तो वो चीज़ अलग है। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे कि आप अगर मतलब खुद से अप्लाई करोगे, जैसे कि आपका मैंने जैसे बोला कि 41,500 B1 पास होने तक का हो गया, अभी चार्जेस कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिर अभी खुद से अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, CV। जैसे कि आपको CV बनाना है तो आपको उसमें डिटेल क्या क्या डालनी है। CV में आपको चाहिए आपका मतलब एड्रेस, और आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो सब चीज़ें, नॉर्मल बेसिक चीज़, आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो भी आपका एजुकेशन है, मतलब जो भी आपने लास्ट किया है ना, वो चीज़ आपको डालनी है।
अगर उसमें मतलब जैसे कि आपने बैचलर किया है या फिर 12th किया है या फिर आपको मतलब वर्क किया है कुछ, तो वो भी आप डाल दो, एक्सपीरियंस जो भी है। तो फिर आप वो क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो कि आपने उस गैप में क्या किया, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो। तो उसके बाद आता है आपका जो भी आपका मतलब अपने को जो वर्कशॉप्स किए हैं या फिर कुछ सेमिनार अटेंड किया है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ना, तो वो आप डाल सकते हो। या फिर उसके बाद आपके हॉबीज़ डाल सकते हो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है वो आप डाल सकते हो। और आप सीवी जर्मन में भी बनाओगे और सेम सीवी आप इंग्लिश में बनाओगे। अभी आते हैं मोटिवेशन लेटर पे, क्योंकि सीवी में तो यही कंटेंट आता है, अलग कुछ होता ही नहीं है उसमें, तो नॉर्मल चीज़ें होती है वही, क्योंकि जर्मनी में भी वही सीवी मिलता है। अब या तो फॉर्मेट का सीवी आप कौन से भी फॉर्मेट में बना सकते हो, प्रेफर करो कि कोई यूरोपियन मतलब है ना फॉर्मेट हो जो यूरोप में अप्लाई करने के लिए होता है। इंटरनेट पे आपको बहुत मिल जाएंगे। अभी आते हैं कि आपको मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना है। मोटिवेशन लेटर मतलब एक आपकी एक प्रोफाइल, मतलब आपका जो मोटिव है हाउस बिल्डिंग करने का वो उसमें होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते हो फर्स्ट पैराग्राफ में, टोटल 10-12 लाइन्स का होना चाहिए। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन 2-3 लाइन्स में। उसके बाद आप लिखोगे कि आपको मतलब जर्मनी में हाउस बिल्डिंग क्यों करनी है ना। फर्स्ट होगी आपकी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप लिखोगे आपको जर्मनी में हाउस बिल्डिंग क्यों करनी है, आपका क्या मोटिव है, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए अलग और मतलब और चीज़ें सीखनी है, ऐसे मतलब रीजंस आप दे सकते हो, मतलब जेन्युइन रीजंस देख सकते हो। उसके बाद वो हो गया आपका मतलब क्यों करनी है। और उसके बाद नीचे आता है मतलब जो लास्ट वाला है उसमें आता है कि हाउस बिल्डिंग होने के बाद आपका क्या सीन है, मतलब आप क्या करना चाहते हो, आप इंडिया वापस जाना चाहते हो या फिर आपकी क्या गोल्स है हाउस बिल्डिंग के बाद, है ना। तो एक एम्प्लॉयर कन्विंस हो जाता है कि ये बंदा ये है, उसका बैकग्राउंड ये है और उसको ये हाउस बिल्डिंग कोर्स इसलिए करना है और वो कोर्स होने के बाद वो ये करेगा। तो इससे कैसा है आपका आपका एक पूरा प्रोफाइल उसके सामने एक रेडी हो जाता है। इससे हायर्स होने के चांसेस है ना वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उसको एक ट्रस्ट हो जाता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो इन चीज़ों पे फोकस करो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही आपको जो तरीका है लिखने का वो यही होना चाहिए, उसका जो फॉर्मेट है वही होना चाहिए। 10-12 लाइंस में आप ये 3 पैराग्राफ कर सकते हो। और आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, वो सब चीज़ें तो आप डालोगी, तो वो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अब ये हो गया सीवी हो गया, मोटिवेशन लेटर हो गया। इसमें तो आपको कोई खर्चा नहीं आएगा, आप खुद से कर सकते हो इंटरनेट पे वीडियोस देख के, या फिर और वीडियोस बहुत सारे हैं वो देख सकते हो। सो इससे तो हो जाएगा आपका। अभी क्या करना है आपको, आपको आपको भाई पूरा ब्लैंक रहना है। आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास सीवी है, आपके पास मोटिवेशन लेटर है और आपका जो 12th का सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास है, मार्कशीट और जो भी मतलब जो भी एजुकेशन के आपके सर्टिफिकेट है आपके पास सारे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी जो मतलब आपका जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट मतलब बर्थ का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास लास्ट एजुकेशन के सारे हैं, अब बस आप रेडी हो कि आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करोगे। अभी आपको क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है, आपको सारी जो आपको जो भी फील्ड में है हाउस बिल्डिंग करनी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उस मतलब फील्ड रिलेटेड आपको कंपनीज ढूंढनी है। अभी कैसा है, जैसे कि आपको नॉर्थ जर्मनी में करनी है, हैम्बर्ग में करनी है, या फिर फ्रैंकफर्ट में करनी है मतलब साउथ नीचे, तो फिर म्यूनिक में करनी है, मतलब ऐसे बर्लिन में करनी है। सो ऐसे सिटीज़ को ढूंढो और उस एरिया की जो जो भी आपके फील्ड रिलेटेड जो भी कंपनीज है ना वो इंटरनेट पे मिल जाती है आसानी से। अभी आपको कंपनीज के मतलब 20 कंपनीज की लिस्ट निकाल लो, या फिर होटल में कर रहे हो तो 20 होटल्स की लिस्ट निकाल लो। इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से होटल्स को अप्लाई करना है, इंटरनेट पे डालो तो सब आ जाता है। आपको बस कोशिश करनी है कि कौन मतलब उस एरिया में कौन से होटल्स हैं। अभी तो मतलब इंटरनेट पे जैसे कि आप होटल डालते हो कहीं घूमने जाते हो तो वही आ ही जाता है कि कौन से होटल से, तो वैसे ही आपको करना है। और वहाँ पे ईमेल एड्रेस होता ही है। अगर आपको ईमेल एड्रेस पे रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप इंटरनेशनल पैक मार के मतलब जो भी आपका रिचार्ज होता है वो मतलब रिचार्ज करके वो फिर आप कॉल भी कर सकते हो उनको, और फिर आप उनको बोल सकते हो कि एचआर को ट्रांसफ़र करो और फिर उनके पास वैकेंसीज़ है, तो फिर वो लोग बताते कि उनके पास वैकेंसीज है या नहीं 2024 के लिए, अभी नेक्स्ट ईयर के लिए हाउस बिल्डिंग के लिए। तो ये भी तरीके हैं। तो लेकिन
प्रेफर मैं ये तो ये सजेस्ट करूँ कि आप मेल ही करो। तो आपके पास आपको ईमेल एड्रेस निकालनी, उनके साइट्स पे मिल जाते हैं आपको ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जैसे करियर में जाके आप देख सकते हो कि उनके पास वैकेंसीज है या नहीं है। तो फिर आपको एक फॉर्मेट बनाना है अभी सीवी में, जैसे कि नॉर्मल ग्रीटिंग लिखते हो आपकी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, माय नेम इज़, और फिर आपको इसी मतलब मैं ये हूँ और मुझे इसकी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, मैंने मेरा सीवी और मोटिवेशन लेटर अटैच कर दिया है कि आई होप कि मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिले। ऐसे मतलब जो नॉर्मल प्रोफेशनल तरीके होते हैं वैसे आपको ईमेल लिखना है और सेम ईमेल आपको 20 कंपनीज को सेंड करना है। अभी आपको रुकना है 1-2 वीक्स के लिए रुकना है और फिर आपको मतलब वेट करना है कि आपको रिप्लाई आएंगे। रिप्लाई आ ही जाता है उनके, वो बता देते कि अब उनके पास वैकेंसी है या नहीं, या फिर अगर है तो फिर आगे का प्रोसेस बताते कि अब उनका इंटरव्यू वो लेंगे या फिर कैसे लेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा क्या, मतलब जो भी उनका उस कंपनी का जो क्राइटेरिया है ना, वो मतलब जो भी प्रोसेस है वो लोग आपको बताएंगे, जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए वो लोग आपको। अगर मिल गया मतलब अब 20-30 कंपनीज में अप्लाई करोगे तो आप कहीं ना कहीं तो आपको रिप्लाई आते ही है कि मतलब आपको मिल गया, जैसे कि सेल्फ अप्लाई करके आपको अगर ऐसे प्रोसेस करके अगर आपको मिल गया तो इसमें तो आपको कोई खर्चा आया नहीं, अप्लाई करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए अगर कोई खर्चा नहीं आया, फिर भी हम लोग पकड़ लेते कि 10,000 पकड़ लो, इसमें इधर जो भी होगा छोटा मोटा खर्चा होगा, आपने प्रिंट मार लीजिए, मतलब उसमें तो आएगा नहीं 10,000, लेकिन बाकी सब खर्चे पकड़ लो आप, 10,000 हम लोग एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं। तो 41,500 में अभी 10,000 मतलब 51,500 हो गए, अभी आपने अप्लाई भी कर दिया है। तो अगर आपको मिल गया है अभी, तो अभी बात आती है वीज़ा पे, मतलब अभी आपको देखना है कि वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अभी वीज़ा कैसा होता है, वो फिक्स चीज़ नहीं है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक कोशिश कर, मतलब हाउस बिल्डिंग का सर 90% लोगों को वीज़ा मिल ही जाता है, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है और बहुत सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट ही होते हैं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एम्प्लॉयर की तरफ से आते हैं, स्कूल की तरफ से आते हैं, सो मतलब स्ट्रॉन्ग एजुकेशन है। तो उसके लिए जो भी आपके इंडिया, मतलब अभी इंडिया में जैसे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो या किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो लिस्ट होती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की, जो अभी इंडिया में मैंने अप्लाई किया था, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए जो लिस्ट लगती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आप एम्प्लॉयर को बताओ कि मुझे ये डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए, तो वो आपको भेजते। ऑब्वियसली अगर उन्होंने आपका सिलेक्शन करा है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको भेजेंगे। उस लिस्ट में देखो कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट्स बनाने हैं, और 3 सेट मतलब जब आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अभी अब जब अपॉइंटमेंट बुक करते हो, तब अभी अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपको जो वीज़ा के नेशनल वीज़ा का फॉर्म होता है जर्मनी का, वो सब फुलफिल करना होता है, और वो मतलब आपको पता ही चल जाता है जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हो। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिक चीज़ें होती है कि कैसे वीज़ा को अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें, और बहुत सारी वीडियोज़ है भी उसके बारे में कि कैसे अप्लाई करना है, वो आप देख सकते हो। तो जब आपको वो सब चीज़ें हो जाती है ना, तब आपको कैसे, तभी वीज़ा के लिए फ़ीस कितने लगेगी। वीज़ा के लिए लगती है कि 6,000-7,000 तक की फ़ीस लगती है। उसमें आपका, उसके बाद आपको आपका एक इंश्योरेंस लेना होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो 3,000 तक पकड़ लो आप। और अगर आप प्रीमियम सर्विस ले रहे हो, मतलब वहाँ पे जाके वो लोग सब करते, VFS में आपके जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है या फिर बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो सब लोग वो करते हैं, तो वो उसका 2-3,000 एक्स्ट्रा होता है। सब मिला के 10,000 और पकड़ लो वीज़ा के अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस पकड़ने तो और 5,000 और पकड़ लो, तो मतलब 15,000 पकड़ लो। सो अभी हो गया कि मतलब 15,000 ना, मतलब 66,500 हो गए अभी टोटल। अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है अभी, और मतलब जो एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करनी है। अपॉइंटमेंट आपको 2-3 महीने पहले ही बुक करके रखनी है, ताकि आपको मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्स आए तब आप अप्लाई कर सको डायरेक्टली। अभी कैसे है, आपका वीज़ा आने में टाइम लगता है, 1-2 महीना, मतलब 1.5 महीना लग सकता है। तो जब आपका वीज़ा आता है तब आप फ्लाइट टिकट बुक करते हो। फ्लाइट टिकट आपको मतलब 40,000 पकड़ लो आप, 40,000 के आसपास, तो हो गया 1,06,500 अभी हो गए हमारे, अपने फ़्लाइट टिकट बुक कर लिए। अभी कैसा होता है, आपको सब एड्रेस ढूंढने हैं कि कहाँ पे आपका होटल है, कहाँ पे आपको जाना है, और आपकी जो ट्रेन की टिकट है, और फिर आपको सेफ्टी अमाउंट कितना लगेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस के हिसाब से आप
देख सकते हो कि कितना आपको लगेगा। उससे पहले आपको ये भी देखना है कि आपको एम्प्लॉयर अकोमोडेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपको अकोमोडेशन नहीं दे रहा है, इन वर्स्ट केस में अगर आपको अकोमोडेशन मिल ही नहीं रहा, तो उसके लिए आपको जो उसको ब्रोकरेज हो गया या फिर एडवांस में फर्स्ट मंथ का रेंट होता है, वो सब चीज़ें पकड़नी होगी। जैसे कि अभी फर्स्ट मंथ का रेंट आप पकड़ लो 250 या 300 यूरोज़, अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो अकोमोडेशन तो, या फूड के लिए हो गए 200 यूरोज़, तब सब मिला के 500-600 यूरोज़ पकड़ लो, और फिर 400 यूरोज़ आपके पास होने चाहिए सेफ्टी के लिए, है ना। और टिकट का आपको 50-60 यूरोज़ लग जाएंगे आपके टिकट के लिए, ट्रेन टिकट के लिए, जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ से। सो वो सब मिला के आपको 1000 यूरो पकड़ लो, अगर आपको अकोमोडेशन मिल ही नहीं रहा तो, और फूड वूड, है ना। तो ऐसे अगर आप मतलब फर्स्ट मंथ सर्वाइव करने के लिए आपको 200 यूरोज़ तक तो लगेंगे सर्वाइव करने के लिए। सो ये सब चीज़ें मैंने पकड़ के 1000 राउंड फिगर ले लिया था। उसके मतलब, है ना, डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उन सारी चीज़ों पे, लेकिन बेसिक यही खर्चा होता है। तो और अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन दे दिया तो फिर तो मतलब बहुत सारे पैसे वो ऊपर के तो सेव हो जाएंगे, लेकिन सेफ्टी के लिए 1000 यूरो आप रखो स्टार्टिंग में लेके आने के लिए। सो वो मतलब ऑलमोस्ट लाइक 90,000 पकड़ लो, अभी 90,000 हो गए। सो हमारे हुए तो 1,06,500, और अभी ये 90,000 मतलब 1,96,500 हो गए अभी। अब इंडिया में मतलब इंडिया से अब जर्मनी में आ गए हो, अभी यहाँ पे ऐसा कोई खर्चा है नहीं, क्योंकि आप काम स्टार्ट कर देते हो फर्स्ट मंथ से, और फिर ट्रांसपोर्टेशन आपके पास पॉकेट मनी तो मतलब है आपके पास, जो अपने लाए हो 1000 में से, उसमें से बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में हो जाती है। यहाँ पे कैसे इधर उधर जाना होता है, उसमें भी आप मतलब डे का टिकट निकाल सकते हो, 4-5 यूरो का आता है, तो उसमें चीज़ें हो जाती है, जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है वो सब। और उसके बाद तो आपका फर्स्ट मंथ का स्टाइपेंड भी आ जाता है। अभी होता है चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या होता है कि हाँ, कि कैसे कुछ स्कूल्स होते हैं उनमें आपको कॉक गेल, मतलब जैसे कि मैं कुकिंग के हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो उसमें हमको कुछ फीस देनी होती है 1 साल के लिए स्कूल के लिए, तो वो होती है कि 50 यूरोज़ होती है पूरे साल की। तो 50 यूरोज़ मतलब मेरी कंपनी पे कर देती है उनको, मेरे स्कूल को, तो मुझे वो पे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ स्कूल्स होते हैं वो मतलब कुछ कंपनीज होती है वो नहीं करती, तो वो आपको ही पे करने होते हैं, वो 50 यूरोज़ हो गए। या फिर आपको जो रेडियो का जर्मनी में बहुत है, वो आपको पे करना होता है 18 यूरोज़ पर मंथ, तो वो हो गया। तो वो ये तो मंथली खर्च मतलब मंथली है ना, बेसिक, जो आपको आगे जाके समझ में आएगा। और फिर मतलब स्टाइपेंड जब मिलता है तो आपको ये सब चीज़ें तो समझ में आती है। तो फर्स्ट मंथ तक आपको मतलब आप पकड़ लो 2 लाख तक सब खर्चा। जब इसी वे से अगर आप जाते हो ना, तो आपको 2 लाख तक खर्चा आता है। अगर आप सेल्फ एप्लीकेशन कर रहे हो, और जो मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन कैसे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, वो सब चीज़ें अगर जो मैंने फॉलो करा था, अगर आप वो लोग सब चीज़ें फॉलो करते हो, तो आपको 2 लाख तक खर्चा आता है। अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो, तो एजेंट की फ़ीस तो अलग है, मतलब वो ये 2 लाख वो भी यूज़ करता है, लेकिन आपको ऊपर से 2 लाख देने, मतलब 4 लाख तक आपकी एजेंट की फ़ीस हो जाती है, 4-5 लाख तक, है ना। मतलब एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कंसल्टेंसी कितना चार्ज कर रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब खर्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको सच में अगर मतलब इंटरेस्ट है हाउस बिल्डिंग में, तो मैं तो मतलब सजेस्ट करूँगा तो खुद से ट्राई करो अप्लाई करने के लिए, है ना। अगर मतलब 2 लाख आपको खुद से अप्लाई करने के लिए खर्चा आ रहा है, सब चीज़ों में सब चीज़ें इंक्लूड है उसमें, और मतलब उसमें आपको नॉलेज लगेगा, ऑब्वियसली बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी वो 2 लाख में एडजस्ट हो पाता है। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा और समझ में नहीं आ रहा है, 6 मंथ्स तक ऐसे ट्राई करो, और मतलब एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तो ट्राई करो ही आप। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप 4 लाख मतलब इस अभी जो भी चार्ज कर रहे हो वो लोग, आप अगर आप दे सकते हो तो वो उससे आ सकते हो, वो फिर ईजी वे हो जाएगा आने के लिए, क्योंकि उतना अमाउंट ऑब्वियसली आपका जाएगा फिर, और वो चीज़ है। लेकिन ट्राई करो कि एजेंट को भी दे रहे हो ना, अगर आप आना ही है एजेंट के थ्रू, तो आप ट्राई करो कि कम से कम उसको दे पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, मतलब कम ही, मतलब 250 लाख, ये इतना ठीक है। लेकिन अगर कोई मान ही नहीं रहा तो 3 लाख तक है, उसके ज़्यादा देना मतलब आपका वेस्ट ऑफ मनी है। तो ट्राई करो कि कम से कम ही दो, अगर आपको खुद से अप्लाई नहीं करना है तो।
यही खर्चे थे। मैंने भी, अगर आप थोड़े मतलब ऊपर नीचे हो सकता है अभी, क्योंकि अभी कैसा 2 साल मतलब बहुत लंबा सा टाइम होता है, तो उसमें फ़ीस बढ़ गई है, क्लासेस की, एग्ज़ाम्स की, है ना, तो बहुत फ़्लाइट्स की, तो बहुत सारे मतलब इधर उधर हो सकता है। लेकिन एक आसपास एवरेज अगर आप पकड़ लो तो यही होता है कि यही खर्चा आपको आता है। इससे आप ये पता कर सकते हो कि आप सच में मतलब कर सकते हो हाउस बिल्डिंग या नहीं कर सकते हो, या फिर है ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सच में आपके बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो अमाउंट है ना वो आपकी बहुत जल्दी मतलब हो जाती है, कवर हो जाती है। फर्स्ट 6-7 मंथ्स में आपके कवर हो जाएगी ये सारे पैसे। जैसे कि आपके स्टाइपेंड मिलेगा ना तो आप सेव कर पाते हो उतना, फर्स्ट ईयर में भी उतना अमाउंट आप, ये सब खर्चा आप निकाल लोगे, सब खर्चा जो भी आपको हुआ है वो सब। तो यही था। मैंने और एक ये नया वीडियो बनाया, इसीलिए बनाया कि आपको अच्छे से समझ पाओ। अभी कैसे थोड़े यहाँ पे शांति भी है और मतलब अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया आपको। अगर आपको अभी भी डाउट्स है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। आपके पास B1 का सर्टिफिकेट है ऑलरेडी तभी भी आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर मेरे पास कुछ वैकेंसीज है तो ऑब्वियसली मैं बता ही देता हूँ। और अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है चैनल की तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें भी नए नए अपडेट्स मतलब मैं डालूंगा अभी नेक्स्ट इसी मंथ में। अगर आपको मतलब कोई कॉल है, अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप टॉप मैट में जो लिंक्स है चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो आप ज्वाइन करके आप 1-to-1 कॉल ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मतलब